नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। दुर्ग जिले के 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता की घोषणा से पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने अपने गृह जिले की जनता को महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात चुनाव से पहले दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के कई इलाकों में जनजागरण रैली निकालकर न सिर्फ जनता से सीधे संपर्क बनाने का प्रयास किया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जामुल पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करने के बाद 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद वे दोपहर भिलाई चरौदा पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने एक सभा को संबोधित कर 41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके बाद नए बने रिसाली नगर निगम के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर सीएम ने लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि डीएपी खाद और कोयले की देश में कमी क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। डीएपी की मांग बरसात में हमारे यहाँ भी थी। अभी जहाँ चुनाव है यूपी, वहाँ लोग लाइन में खड़े खड़े लोगों की मृत्यु हो गई। एमपी में झगड़े हुए, थाने तक वो झगड़ा पहुँचा। तो डीएपी की उपलब्धता मध्य प्रदेश और यूपी में जहाँ उसकी सरकार है वहाँ वो नहीं करा पा रही। आने वाले समय में डीएपी की स्थिति क्या होगी, भारत सरकार की स्पष्ट करना चाहिए। क्यों डीएपी की कमी हो रही है, कोयले की कमी क्यों हो रही है, इसको भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका परिषद में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही आचार संहिता लग सकती है। सीएम ने कई क्षेत्रों में जनसभा कर चुनावी माहौल बना दिया है। पुराने कार्यकर्ता, सारे रिश्तेदार, इष्ट मित्र, वरिष्ठ लोग रहते हैं, तो खूब आशीर्वाद से पुष्प वर्षा भी के, आत्मीय स्वागत आरती भी हमारी बहन बेटियों ने किया है। तो बहुत ही एक आत्मीय वातावरण, और इसमें लगभग 39 करोड़ राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और भी जो मांगे थी उसकी भी घोषणा की गई। चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारी पूरी कर ली। भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा नगर निगम समेत जामुल नगर पालिका में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अभी से पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। 3 दिनों तक वो राजधानी में रुकेंगे और अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी तय है। कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पंचायत राज सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे। इससे पहले कल सुबह 11 बजे न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक रखी गई है। 20 नवंबर को भी न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक रखी गई है। बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकी मीटिंग है और कल पंचायती राज सम्मेलन है, उसमें भाग लेंगे। तो इसी तरह से बाकी सब काम करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल जयंती है और इस मौके पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से आयोजित इस सम्मेलन में नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। और इस सम्मेलन में त्रिस्तरीय पंचायती राज के पंच से लेकर सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्षों को बुलाया गया है। कमेटी की ओर से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का भी मौजूद रहेंगे। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदी जांजगीर चांपा जिले में होती है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर इस साल 1 माह देरी से धान खरीदी करने को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बारदाने की कमी होगी और किसानों को धान बेचने में फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने किसानों के हित में सभी वादों को पूरा किया है।
मौसम का जो बेरुखापन है उससे भी किसान जूझ रहा है और संभावना ये है कि इस बार जो 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, अभी तक पर्याप्त बोरों की व्यवस्था, बारदानों की व्यवस्था सोसाइटियों में नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात जहां पर है, हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। 15 साल तक बोनस तक उन्होंने नहीं दिया और किसानों के लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। सूरजपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बीजेपी ने अपना विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी पदाधिकारी रेत घाट पहुंचकर अवैध उत्खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने आरोप लगाया कि जिले में अवैध रेत खनन जोरों पर है, जिससे सड़कें भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में नियमों का उल्लंघन करते हुए रेत खनन किया जा रहा है। अवैध खनन भी हो रहा है और लेज के माध्यम से जो प्रक्रिया उसके तो जस्ट उल्टा हुआ है। तो आज जनता का आक्रोश हमको देखने को मिला है। कोपाट के लोगों का कहना है ये देवी धाम है, यहाँ के रोडें खराब हो चुकी है, रोड दरार आ चुके हैं, पुलिया समाप्त हो रहे हैं और यहाँ पर जो लीज हो उसको समाप्त करके यथावत जो है यहाँ पर यहाँ नदी नाला को सुरक्षित किया जाए, यह लोगों का मांग भी है। और मुख्यमंत्री के फटकार के बाद चिटफंड मामलों के निपटारे को लेकर बिलासपुर में प्रशासन हरकत में है। आवेदनों की एंट्री कर कार्रवाई के लिए मामले पर पुलिस को सौंपे जा रहे हैं। इधर बिलासपुर में लगभग 10,000 आवेदन पुलिस को सौंप दिए गए हैं। इधर पुलिस ने आवेदन के आधार पर टीम बनाकर चिटफंड कंपनियों को और उनके कर्मचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी चिटफंड कंपनियों की जानकारी के लिए संपर्क किया गया है। दरअसल चिटफंड प्रकरणों के निपटारे में लेट लतीफी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने के करके उसकी अभी हम लोग सॉर्टिंग आउट कर रहे हैं कंपनी वाइज और तहसील वाइज, और जैसे ही वो सॉर्टिंग कंप्लीट होगी उसकी लिस्टिंग करने के बाद में उसे पुलिस अधीक्षक महोदय को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। लगभग 1 लाख से ऊपर आवेदन वहाँ पे आए हैं जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, और उसमें से 10,000 आवेदन हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। नॉर्थ में दिल्ली तरफ के अधिकारियों के पास, वेस्ट बंगाल में अधिकारियों के पास वहाँ भी पत्राचार किया गया है। और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सलियों की मदद करने के संदेह में एनआईए ने 14 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। 7 जिलों के इन 14 ठिकानों पर एनआईए लंबे समय से नजर रखे हुए था और इस पूरे मामले के तहत छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बाद बरामद डायरी और लैपटॉप से जुड़े जो नक्सली रामकृष्ण रेड्डी के बताए जाते हैं। 28 जुलाई 2019 में बस्तर जिले के तीरिया के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान उसके 6 साथी मारे गए थे और इसी दौरान बस्तर पुलिस ने यह डायरी और लैपटॉप बरामद किया था, जिसमें कई आर्थिक लेनदेन सहित अन्य किस्म की मदद का जिक्र था। एनआईए ने छापे के बाद जारी प्रेस नोट में गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर कोई खास जिक्र नहीं किया, लेकिन कई संदेहास्पद दस्तावेज मौके से मिलना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी, पर अंतर्राज्यीय मामला होने की वजह से इस मामले की जांच के लिए एनआईए ने 18 मार्च 2021 को उसे दे दिया गया। जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने और माओवादियों के साहित्य के साथ कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट में एमपी पुलिस की परेशानी अब बढ़ गई है। दरअसल बालाघाट में नक्सलियों के 2 ग्रामीणों की हत्या के बाद मंडला और डिंडोरी जिले में नक्सली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसको लेकर एमपी पुलिस की चिंता बढ़ गई है। उधर नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों की हत्या किए जाने के बाद बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में पुलिस ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर एंटी नक्सल आईजी साजिद फरीद शापू ने कहा है कि गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों के ढेर होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अलर्ट किया है, जिसके बाद तीनों जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। कुछ प्लान भी तैयार किए गए जिनको सुरक्षा के लिहाज से साझा नहीं किया जा सकता। करीब 50 से 60 नक्सली उसमें कैंप में थे जो भागने में कामयाब हुए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ बालाघाट, मंडला और डिंडोरी ज़िले में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें लगातार पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि वो नक्सली जो है हमारे क्षेत्र में ना आ सके।
उज्जैन के सेंट्रल जेल में बैठकर जेल अधिकारियों की मदद से साइबर हैकिंग के जरिए करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाले आरोपी अमर उर्फ अभिजीत का एक वीडियो सामने आया है। खुद को आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट बताने वाले शातिर कैदी अमर का ये वीडियो सामने आया, जिसमें कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कैदी अमर ने जेलर संतोष लड़िया का नाम लेकर बताया कि किस तरह उससे होटल और फ्लाइट्स की बुकिंग कराई और पेमेंट उसके खाते में कराया गया। कैदी अमर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट निकालने पर भी ये बातें सामने आ जाएंगी। वो ये भी कह रहा है कि जेल अधिकारियों ने उससे 3 वेबसाइट बनवाई, एक यूट्यूब चैनल बनवाया, इन सब के लिए वो पेमेंट लगा, वो भी उसी के खाते से इस्तेमाल किया गया। कैदी अमर कुछ दस्तावेज भी दिखा रहा है। फिलहाल स्टेट साइबर सेल इस मामले की भी सभी पहलुओं पर जांच कर रहा है। चूंकि यह मामला विदेशों से भी जुड़ा है, इसलिए केंद्र की कुछ एजेंसियों की मदद ली जा रही है। इधर जिन जेल अफसरों के इस धांधली में नाम आए हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। होटल बुकिंग का जो सिलसिला है ये जारी रहा, मतलब कई होटलों के बुकिंग कराए, कभी फ्लाइट के बुकिंग किए, क्या किए, इतने सारे कि जब वो मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकलेंगे तभी वो पूरा निकलेगा, मतलब क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने हमेशा इनके डाले थे। और मेरे से जेल में रहते हुए वेबसाइट बनवाए, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं santoshdaria.com, आप चेक कर लो आप आपके मोबाइल पे। टोटल 3 वेबसाइट बनाई अंदर और यूट्यूब चैनल बनवाया, उसको प्रमोट करवाया मेरे से, और उसके लिए जो भी पेमेंट लगा सब मेरे खाते से इस्तेमाल किया गया। और आज तक भैया ना तो मेरा कोई पेरोल हुआ है, मैं जेल के बाहर कभी नहीं गया। मेरे यहाँ पेमेंट मतलब करने का मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है, इन्होंने जो भी करवाया सब इन्होंने करवाया है। केंद्र सरकार की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन योजना के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दरअसल याचिकाकर्ता उमेश बोहरे का याचिका में आरोप था कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन योजना को बंद कर दिया गया है। साथ ही इस योजना का बजट दूसरी योजनाओं में खर्च किया जा रहा है, जिस पर सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही नियुक्तियां करने वाली है। आपको बता दें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन योजना के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास एजुकेशन के नाम पर केंद्र सरकार बजट देती है। यह बजट महिला बाल विकास के पास रहता है। कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि साहब हम इसको लागू कर रहे हैं, तो वो अंडरटेकिंग दे दी। उस आधार पर कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पिटीशन को पीआईएल को डिस्पोज कर दिया है। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट लगाऊंगा माननीय उच्च न्यायालय में। और मेडिकल साइंस ने गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज खोज लिया है, लेकिन अब ये तरक्की जानलेवा बन रही है। एंटीबायोटिक के ज्यादातर इस्तेमाल से दवा बेअसर हो रही है। इसे लेकर भोपाल में एंटीबायोटिक के उपयोग को लेकर टेक्निकल कमेटी की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आम जनता से एंटीबायोटिक दवा कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है और कहा है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें और डॉक्टरी परामर्श से ही आप दवाई लें, बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा ना खरीदें। उन्होंने डॉक्टरों से भी एंटीबायोटिक को जरूरत के अनुसार ही मरीज को लिखने की बात कही है। साथ ही बताया कि प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन 18 से 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह चलाया जाएगा। जो एंटीबायोटिक है उसका सही तरीके से उपयोग हो, सही मात्रा में उपयोग हो, समय पर उपयोग हो और जब जरूरत पड़े तभी। आजकल जो क्या है पशुओं में और कृषि में भी एंटीबायोटिक का उपयोग होने लगा है, उसके वजह से भी उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से केमिस्ट के लेवल पे एक उनका भी कार्यशाला होगा और उनके दुकानों पे भी हम डिस्प्ले करेंगे ताकि पब्लिक को भी पता रहे, जब वो खरीद रहा है, जो मांग रहा है, वो भी उनको पता रहे। नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार हाई प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए सभी उपाय कर रही है और उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ने यह बात ऋण प्रवाह और आर्थिक वृद्धि पर एक परिचर्चा में कही। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में अमित शाह और ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी उन्हें बनाया गया। वहीं राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र नड्डा खुद संभालेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 19 नवंबर को वायुसेना को दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में कल इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे और इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बैठक हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में LC की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। दोनों देश इस पर भी सहमत हुए हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो बाकी बचे हुए मुद्दे हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। और अब बात रायगढ़ शहर की, जहां 2.5 लाख आबादी को निस्तारी और पीने के लिए केलो नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब प्रदूषण की मार से सेहत का खतरा यहां मंडराने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद PHE विभाग की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बैक्टीरिया की मात्रा 64 NPA पाई गई है, जो कि सामान्य से 6 गुना अधिक है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इससे निपटने के लिए अब तक कोई जमीनी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। रायगढ़ शहर की आधी आबादी के पेयजल की आपूर्ति करने वाली कैलो नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। PHE की रिपोर्ट के बाद फिर कैलो नदी को लेकर बहस शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस पानी की सप्लाई पूरे शहर को जल आवर्धन योजना के फिल्टर प्लांट के जरिए की जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम की जल आवर्धन योजना के जरिए नदी का पानी ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन हाल ही में लिए गए पानी के सैंपल में नदी का पानी प्रदूषित पाया गया। ये पानी पीना एक आत्महत्या करने के बराबर हो रहा है। ये बिल्कुल जरूरत है। नगर निगम भी सो रहा है और पर्यावरण डिपार्टमेंट को तो प्रदूषण डिपार्टमेंट अभी से रायगढ़ की जनता को घोषित कर देना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है, वो खाली पैसा खा रहे हैं और लोगों को प्रदूषण बांट रहे हैं। PHE की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बैक्टीरिया की मात्रा 64 NPN पाई गई है, जो कि सामान्य से 6 गुना अधिक है। PHE यूनिट भी 7.5 से 7.6 तक पाई गई है। पानी में सल्फर डाइऑक्साइड भी सामान्य से अधिक पाया गया है। वहीं पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है। इसका सीधा मतलब है ये पानी काफी प्रदूषित है। आपको ये भी बता दें कि NGT ने 2 साल पहले ही नदी के प्रदूषण की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल प्लानिंग के निर्देश पर्यावरण संरक्षण विभाग को दिए थे। लेकिन इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई प्लानिंग नहीं की गई। अगर इस तरफ से अगर प्रदूषित पानी शहर के लोग पीते रहेंगे, चाहे वो प्लांट का गंदा पानी आए उसकी रोकथाम होनी चाहिए, या नाले जो शहर के नाले जो नदी में जाके मिल रहे हैं उसको सेपरेट बनना चाहिए। सेपरेट बन करके जो अभी प्रदूषण इतना अधिक बढ़ चुका है उसको समाप्त करना चाहिए, जिससे कि शहर में बीमारी ना फैले। इधर मामले में पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी पानी प्रदूषित होने की बात स्वीकार रहे हैं। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट के बाद NGT ने नदी का पानी के पॉल्यूशन की जांच के लिए पॉल्यूशन इंडेक्स बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 36 लाख खर्च कर नदी के किनारे यूनिट लगाई जा रही है। इससे नदी के प्रदूषण का स्तर पता चलेगा। तो इसके जाँच के लिए मंडल द्वारा केलो नदी के अप स्ट्रीम में डैम के नीचे एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जा रही है। इसी तरह डाउन स्ट्रीम में भी, शहर के डाउन स्ट्रीम में एक मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जा रही है। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और इसका डिस्प्ले किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि पानी के प्रदूषित होने की ये रिपोर्ट सेहत के लिए खतरा है। शहर में अब तक नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्लानिंग नहीं की जा रही, जो समझ से परे है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। सरगुजा में एक NGO पर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप है। किसानों को कम कीमत की कृषि बांटकर लाखों की चपत लगाने और पहाड़ी करवाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला NGO एक ही है। IBC 24 के पड़ताल में खुलासा हुआ है कि दोनों ही मामलों में गड़बड़ी करने वाला NGO एक ही है। सीतापुर जनपद में किसानों को कृषि उपकरण समेत बीज बांटे गए थे, जिसकी जांच में पाया गया कि ये किट काफी कम कीमत की है और इसमें गड़बड़ी की गई है। वहीं लुंड्रा ब्लॉक में भी पहाड़ी कोरवा को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए गए। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस नेताओं का संरक्षण बताया तो कांग्रेस सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। NGO है सरगुजा ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान ने, इसने लाखों रुपए के
आदिवासियों के हक की जो कृषि बीज थी खटिया सप्लाई कर अमानक सप्लाई करके गबन किया है। दूसरा मामला इन डुंडरा विकास खंड में राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र हैं कोरवा, इनके ड्राइविंग और प्रशिक्षण के नाम पे जो लाखों का घोटाला किया गया है, इसकी जांच कराए। इसमें संबंधित अधिकारी और जो एजेंसी ने काम किया है उस पर नियमानुसार जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसकी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। जो पहले इसमें कार्रवाई हुई थी उसमें भी ऐसी ट्राइबल ने एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी जिसमें कि उन्होंने अपना कुछ बताया था कि इसमें जो जो इश्यूज हुए थे, परंतु ये जो मामला पृथक है तो इसमें हम पृथक से जाँच करवा रहे हैं। इनकेस इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। रायगढ़ जिले में कोरोना से मृत लोगों की सूची को लेकर संशय की स्थिति है। एक तरफ शासन की सूची में जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1053 है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी ब्लॉक से कोरोना मृतकों के आंकड़े जुटाए तो संख्या 1406 पहुंच गई। मृतकों के परिजनों ने दस्तावेजों के साथ मुआवजे की भी आवेदन दिए, जिसके बाद कलेक्टर ने इन आवेदनों की नए सिरे से जांच के भी निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद राज्य शासन को मृतकों की संशोधित सूची भेजी जाएगी। पूरे मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपा रही है। जैसा कि इन्होंने अभी आंकड़ा जारी किया है उसमें 1053 लोगों का नाम आया है, जबकि और भी लोगों ने दावा किया है, 353 लोगों ने और मृत लोगों ने दावा किया है कि उनकी किसी कारणवश कोरोना के कारणवश ही उनके यहाँ मृत्यु हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि ये आंकड़े जो हैं इनको सही किया जाए और जिन लोगों ने भी दावा किया है उनको भी मुआवजा राज्य शासन द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रकरण तहसीलदारों के पास में है, परीक्षण के पश्चात जिला स्तर में प्राप्त होगा। उसमें जिला स्तरीय जो कमेटी बनी हुई है अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं मेडिसिन विशेषज्ञ, निश्चेतन विशेषज्ञ शामिल हैं, उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों का विचार कर पात्रता अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।